हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक के हैं। 2010 से लेके 23 तक जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग हर बार की तरह फिर पेन और कॉपी को लेके साथ में बैठना है। क्लास ज़्यादा आपकी लंबी नहीं होगी, थोड़े से टाइम में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। 1 घंटे लगेगी, 1 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आपको अगर एक चीज़ क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चे को ये बता देना चाहती हूँ कि अभी भी जो बच्चा है कहीं भी ज्वाइन नहीं हुआ है, आप भी अपने 12th की तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हो, आप भी टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सभी बच्चे के लिए, ऐसे बच्चों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ पे आपका शिखर बैच 2.0 बैच चलाई जा रही है, जिसमें आपको की जो तैयारी होगी वो चैप्टर 1 से पूरी की। ठीक है, यानी कि 0 लेवल से होगी। आप कहीं भी अगर ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे कम से कम 50% या 30% या 40% तो आपके सिलेबस खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए मौका है कि जिनको लगता है कि मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम 0 लेवल है, 12th की जो तैयारी है उसमें हमारा कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और इस बैच से शिखर बैच 2.0 से जुड़ने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इस बैच से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको दिया क्या जाएगा, डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट PDF है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। इसके साथ साथ आपका कंप्लीट सिलेबस है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है और पिछले 5 साल का पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो आज इस बैच से ज्वाइन हो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पे 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा ज्वाइन इच्छुक है वो इस बैच से ज्वाइन होके अपने तैयारी को एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए क्लास की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करिए। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कुछ बच्चों का सवाल होता है कि क्या MP बोर्ड में काम करेगा, क्या झारखंड बोर्ड के लिए है, क्या राजस्थान बोर्ड के लिए है, क्या UP बोर्ड के लिए है, क्या बिहार बोर्ड के लिए है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जहाँ पे आपकी NCERT चलती है, ठीक है, जहाँ जिस बच्चे की कोई भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, कुछ भी हो, जहाँ पे NCERT चलती है वहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है या जो भी टॉपिक है सारे बोर्ड के लिए काम करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका NCERT सिलेबस चलाया जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करिए, तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, स्त्रीकेसर के और पुंकेसर के डायग्राम बनाने हैं, उसके साथ साथ इसके बारे में आपको लिखने भी है। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आते तो डायग्राम बनाना सीख लो, क्योंकि डायग्राम एकदम मस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको डायग्राम आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जो डायग्राम है ये आपके होते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हालांकि आप बोलोगे तो पुंकेसर के 2 पार्ट्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे देखोगे तो पुंकेसर के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से, ये वाला जो तंतुनुमा फिलामेंट्स लाइक, ठीक है, इसको आप बोलते हो फिलामेंट। क्या बोलते हो, फिलामेंट बोलते हो। और ये इस वाले भाग को आप बोलते हो परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में बोलते हो एंथर। ठीक है, स्टेमन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनके अंदर होते हैं परागकण, यानी कि पोलिन ग्रीन पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम क्या करने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने हैं। इसी तरह आप क्या करोगे, फीमेल पार्ट्स का बना दोगे। फीमेल जो स्त्री केसर होते हैं, स्त्री केसर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो चौड़ा और उभरा हुआ भाग होता है इसको आप बोलते हो ओवरी। ठीक है, हिंदी में आप कहते हो अंडाशय। ठीक है, ये हिंदी में क्या है, अंडाशय बोलते हो। ये पतली नुमा जो भाग होता है इसको आप बोलते हो वर्तिका। ठीक है, ये क्या है, वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में कहते हो स्टाइल। ठीक है, और ये घुंडी नुमा जो भाग है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके डायग्राम को बनाने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप
ओव्यूल की यानी जो बीजांड का डायग्राम होता है, यहाँ पे इसको आप दर्शा भी सकते हो, नहीं भी दर्शा सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप दर्शा भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बीच में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो ये आपको डायग्राम अपने एग्जाम में बना देने हैं, साथ साथ इसके बारे में एक एक पॉइंट्स को लिखने हैं। एक एक पॉइंट्स क्या लिखोगे आप, पराग पुंकेसर के बारे में लिखोगे, तो पुंकेसर को बोलेगे कि पुंकेसर जो होता है वो 3 या 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, पूतंतु और परागकोश, ठीक है। तो पूतंतु जो होता है वो तंतु लायक स्ट्रक्चर होता है जो कि थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। परागकोश जो होता है उसमें परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप किसकी बात करोगे, स्टिग्मा की, स्त्रीकेसर की, तो स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उभरे फूले हुए भाग को अंडाशय बोलते हैं, और अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली एक नली पाई जाती है, उस नली को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जो चिपचिपा, जिसपे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उससे आप क्या बोलोगे, वर्तिकाग्र कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख भी देने हैं। अब पुंकेसर में क्या लिखोगे कि पुमंग फूल की नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और पुंकेसरों से मिलकर बनता है। जो पुमंग होता है यानी कि जो, ठीक है, जो पुंकेसर होता है वो किससे मिलकर बनता है, पुंकेसरों से, यानी कि ढेर सारे क्या होंगे, पुंकेसर जो होंगे उनसे मिलकर बनते हैं। इसके साथ साथ क्या, प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों में मिलकर बना होता है, पूतंतु यानी कि फिलामेंट, योजी यानी कि कनेक्टिव, तथा परागकोश यानी कि एंथर से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। पूतंतु एक पतला सा डंठल होता है जिसके अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। तंतु का दूसरा छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसर की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों के पुष्प में भिन्न भिन्न होती है। साथ साथ आपको जो पुंकेसर की लंबाई होती है, जो संख्या होती है, वो अलग अलग जो पुष्प की प्रजाति होती है उस प्रजाति के आधार पे क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे स्त्रीकेसर के बारे में लिख दोगे, यानी पिस्टिल के, पिस्टिल में आप क्या लिखोगे कि जयांग पुष्प का मादा जननांग होता है। जो जयांग होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है, मादा जननांग होता है। इससे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, ठीक है। जो जयांग होगा या स्त्रीकेसर होगा उसके नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाएगा, स्त्रीकेसर कहलाता, सॉरी अंडाशय कहलाता है। इससे जुड़ी हुई एक पतली नलिका का रचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और वर्तिका के ऊपर घुंडी जैसा एक रचना होती है जिसे आप क्या बोलोगे, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके अगर एग्जाम में आए तो आपको डायग्राम भी बनाने हैं, साथ साथ इसको आपको नोट भी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है पूर्व जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए, या कभी कभी डायग्राम भी पूछता है और उसके बारे में आपको लिखने भी होते हैं, या सिर्फ आपको लिखने के लिए पूछता है, डायग्राम नहीं पूछता है। तो अगर आपके जब लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा तो या तो सिर्फ डायग्राम पूछेगा, या तो छोटे छोटे एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में आपको सारे जितने इसके अंग होंगे, प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग, उसके बारे में लिखने के लिए आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है तो वहां पे आपको क्या करने होते हैं, एकदम ब्रीफ में डिस्क्राइब करना होता है कि ये आपको डायग्राम बनाने होते हैं, साथ साथ इसके जितने भी एक एक अंग होते हैं उन अंग के बारे में आपको लिखने होते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आए तो आपको इस डायग्राम को बना देने हैं। ये डायग्राम बेटा आपको नहीं बनाने आते हैं तो आपको डायग्राम बनाना सीखना होगा, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आपके काम चलने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बना देने हैं। साथ साथ आप देखोगे स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख। अब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो देखो बेटा, ये आपके जो मनुष्य की, ठीक है, ये मानव का जो दोनों क्या है, वृषण है, यानी कि मानव के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण। वृषण में क्या होती है, वृषण पालिकाएं, ठीक है। वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर होंगी वृषण पालिकाएं, और इस वृषण पालिकाएं के अंदर होती है वृषण जालिका, ठीक है। वृषण जालिका में क्या होंगी, आपकी शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं आपके 2 प्रकार की होती है, नर जन्म कोश का, सटोली कोश का। जब इसके आप एकदम इसका आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। अब इसको आप अपने आंख से देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की तो जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे उभरा हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण। यहाँ से जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है तो जो स्पर्म बना वो स्पर्म कहाँ जाता है, अधिवृषण। फिर अधिवृषण से होते हुए जो होते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक में जाएंगे। शुक्रवाहक से होते हुए बेटा कहाँ आएंगे, शुक्राशय में। शुक्राशय क्या है, ग्रंथि है। इस शुक्राशय में जो क्या होंगे, जो इस शुक्राशय में आपके जो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं वो सुरक्षित होते हैं।
फिर उसके साथ साथ शुक्राशय से होते हुए ये आएंगे यहाँ सिसन, यानी कि यहाँ देखो जो वीर्यसेचन की क्रिया होगी और मूत्र मार्ग जो दोनों क्रियाएं होती है एक ही मार्ग होती है, यहाँ पे अलग अलग कोई मार्ग नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वीर्यसेचन की क्रिया होती है। इसके साथ साथ आपके स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। यहाँ पे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी डायग्राम पूछा जाता है। ये भी आपके शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। लॉन्ग में जब आप आएंगे आपके तो इसके डायग्राम भी बनाने होंगे, साथ साथ आपको इसके बारे में एक एक के बारे में लिखना भी होगा। तो ये भी डायग्राम आपको क्या करना है, बनाने सीख जाना है। अब बेटा ये वाला देखो, यहाँ पे एक पार्ट ए और एक पार्ट ए, ये क्या है, अंडाशय इसको बोलते हैं। क्योंकि स्त्री में भी जैसे नर में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, इसी तरह फीमेल में भी 1 पेयर ओवरी पाए जाते हैं। ठीक है, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड। प्रत्येक ओवरी से हर मंथ एक का निर्माण होता है। अगर देखो पुरुष में क्या होता है कि जो स्पर्म का निर्माण होगा वो मिलियन की संख्या में होता है, लेकिन हर एक मंथ के अंदर एक जो महिला होगी उसमें एक ही अंडाणु का निर्माण होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे कि 2 अंडाणु, ठीक है, 2 अंडाशय है, तो क्या दोनों से न होना चाहिए? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके एक मंथ इस वाले अंडाणु से एक अंडे का निर्माण हुआ तो दूसरे मंथ इससे, तीसरे मंथ इससे, तो चौथे मंथ इससे, यानी कि बारी बारी ये क्रिया क्या होती चलती है, दोनों कभी एक साथ में नहीं बनते। अब ये यहां से लेके, ठीक है, इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं गर्भाशय बुंद, यानी कि फंडस बोलते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा चौड़ा हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय। ठीक है, तो सबसे बाहरी आवरण को बोलते हैं परिगर्भाशय, इंग्लिश में आप बोलते हो पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद गर्भाशय पेशीय स्तर जिसको बोलते हो मायोमेट्रियम। ठीक है, और गर्भाशय अंतःस्तर जिसको बोलते हो एंडोमेट्रियम। तो एंड्रोमेट्रियम जो होती है, एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर होती है, कभी कभी आप देखते हो महिलाओं के अंदर जो 8 चक्र होते हैं, तो यहाँ पे जब अंडाणु का निर्माण हुआ, ये जो ये क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो यहाँ से ग्राफिन पुटक और जो ये एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है टूटती है, और टूटने के बाद ये ब्लड के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है, जिसको हम 8 चक्र या आम भाषा में क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, मासिक धर्म बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये गर्भाशय गुहा होती है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे का क्या होगा, रोपण होगा। रोपण होने के बाद पूरे 9 मंथ तक इस यहाँ पे जो शिशु होगा उसका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, यहाँ पे जो थोड़ा सा संकीर्ण पार्ट यानी कि एम्पुला वाला पार्ट होता है जिसको तुम्बिका बोलते हैं, यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो ये डायग्राम आपने क्या करनी है, तैयार करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु का एक नामांकित चित्र आरेख बनाएं तथा इसके सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखें। कभी कभी मैंने क्या बोला कि कुछ आपके से पहले डायग्राम पूछे जाते हैं, कभी कभी डायग्राम के साथ आपके लिखने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि अति लघु त्रिकोण में आपसे क्या पूछा गया कि शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाए तथा इसके सभी घटकों के बारे में लिखें। ठीक है, देखो तो आपको क्या करना है, स्पर्म का डायग्राम बना देना है। अगर आपको बनाने भी नहीं आते हैं तो एकदम इजी सा बना दो। ठीक है, क्या कर दो, एकदम इजी सा बना दो। ये इसका हेड वाला पार्ट, जहां पे क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्या पाया जा रहा है, इस वाला हेड वाला पार्ट, जहां पे क्या है, जीव द्रव्य द्रव्यकला यानी कि प्लाज्मा है, साथ साथ झिल्ली है, आगे उसका क्या है, अग्रपिंड है, और यहाँ पे इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र यानी कि जेनेटिक जीन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइट्रोकांडिया की आच्छद होते हैं। क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया की आच्छद, क्योंकि माइट्रोकांडिया इन्हें क्या देती है, एनर्जी प्रदान करती है। और लास्ट वाले जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पूंछ यानी कि टेल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सूत्रकणिका यानी माइट्रोकांडिया होगी, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि जब किसमें, लिक्विड पदार्थ में तैरेगा, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो किसमें होता है, सीमन के अंदर होता है। ठीक है, इससे पूरे इसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं या वीर्यसेचन की क्रिया बोलते हैं। तो जो लिक्विड पदार्थ होगा, जो वीर्य होगा, इसमें जो मूवमेंट करने के लिए ये जो माइट्रोकांडिया होगी यानी सूत्रकणिका होगी, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी, और हेल्प करने में क्या करेगी, उसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगी। ठीक है, अब इसको आपके एक एक के बारे में लिखना होगा। तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, सिर। ठीक है, अब सिर पे क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, शुक्राणु का ऊपरी फूला हुआ भाग सिर कहलाता है।
जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो ऊपरा, ठीक है, ऊपर का जो फुला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म सॉरी सिर कहते हैं, जिसके मध्य में एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, जिसकी जो उभरा हुआ भाग है जिसको हम हेड बोल रहे हैं, हेड के मध्य में एक हैप्लॉइड, ठीक है, एक हैप्लॉइड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है। इसकी ऊपरी सिरा टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम से ढका रहता है। साथ साथ जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो ऊपरी सिरा जो टोपी के आकार का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक्रोसोम के द्वारा क्या होते हैं, ढके होते हैं। और एक्रोसोम के द्वारा क्या होते हैं, एंजाइम भी स्रावित होते हैं। यह भाग गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। अब ये जो एक्रोसोम से ढका होता है ना, ये जो भाग जो निर्मित होता है, जो बना होता है एक्रोसोम, यानी कि जो टोपीनुमा संरचना भाग बना है, वो किससे बना है, गोल्जी काय से, यानी कि गोल्गी बॉडी से। और गोल्गी बॉडी होती है सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका के अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके साथ जिसमें निषेचन के दरमियान मादा युग्मक में प्रवेश के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित होता है। अब ये जो एक्रोसोम है, जिस टोपीनुमा भाग है, इस टोपीनुमा भाग पे जो क्या पाया जा रहा है, गाल्जी काय पाया जा रहा है, इसके द्वारा स्रावित होते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जब मादा युग्मक में, जब ये अंडाणु है, ठीक है, ये क्या है अंडाणु, और ये क्या आएगा, शुक्राणु आएगा, तो शुक्राणु इसमें भेदने का कार्य करेगा। ठीक है, क्या होगा, भेदने का कार्य होगा, जिससे अंडाणु शुक्राणु दोनों का क्या हो, फ्यूजन हो, और फ्यूजन होने के बाद क्या बने, जाइगोट बने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपने बेटे क्या करने हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखोगे, ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है, सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है, जो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है। इसके साथ साथ सिर की जो हिड है, हिड के पीछे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, जो कि सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होगा, सेंट्रियोल के द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद अगर आप इसके मध्य भाग की बात करोगे ना, किसके भाग की बात करोगे, मध्य भाग की, तो मध्य भाग में आप क्या देखोगे, शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइट्रोकांडिया उपस्थित होते हैं। जो शुक्राणु है, शुक्राणु का जो मध्य खंड है, उस मध्य खंड में क्या होते हैं, असंख्य माइट्रोकांडिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में माइट्रोकांडिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइट्रोकांडिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। साथ साथ जो माइट्रोकांडिया की उपस्थिति होती है, वो पूंछ की गति के लिए आवश्यक रूप से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है, फिर आप पूंछ के बारे में लिखोगे, यह कोशिका द्रव्य द्वारा निर्मित भाग है। अभी जो इसके टेल होती है स्पर्म के, ये साइटोप्लाज्म के द्वारा निर्मित भाग होता है, जो शुक्राणु को गतिशीलता एवं सक्रियता को बनाए रखता है। ये क्या करेगा, जो शुक्राणु में गति हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण हो रहा है, साथ साथ इसकी सक्रियता को बनाए रखने में इसका जो टेल होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसके मध्य भाग में एक तंतुमय रचना एक्सोनिम उपस्थित होते हैं, जो बाहर तक के निकला हुआ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तंतुमय संरचना पाई जाती है, उस संरचना को बोलते हैं एक्सोनिन। ठीक है, और ये एक्सोनिन जो होता है बाहर तक निकला होता है। ठीक है, एक वयस्क नर में प्रतिदिन, एक वयस्क नर में प्रतिदिन करीब, ठीक है, ठीक है, 10 से 12, ठीक है, मिलियन की संख्या में होते हैं, तो उनमें शुक्राणु के क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। ठीक है, डेली प्रतिदिन आप देखोगे तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वृषण के 2 कार्य लिखे। कभी कभी आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के 2 कार्य लिखे। आपको पता है जो मानव के अंदर, ठीक है, मानव के अंदर पेयर में, जोड़े में क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। अब यहाँ पे इसके अंदर होती है वृषण पालिका। ठीक है, क्या देखेंगे आप, वृषण पालिका को देखते हो। अब इनमें वृषण पालिका की जो संख्या होती है वो 260 होती है, यानी कि एक टेस्टिस के अंदर एक जो वृषण होगा, एक वृषण के अंदर कितने 260 वृषण पालिकाएं होंगी। तो आपके पास कितनी है, 2, तो 260 कितनी हो जाएंगे। अब इनके अंदर ये जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका के अंदर 1 से लेके 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। ठीक है, क्या होंगी, 1 से लेके 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अब ये शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है, इस वाले भाग को आप बोलते हो वृषण कोश, वृषण कोश। ठीक है,
ये वाला जो पार्ट है वृषण पालिका, ठीक है, क्या है, वृषण पालिका। इसके बाद इसके अंदर है आपके शुक्र जनक नलिका, शुक्र जनक नलिका, ठीक है। अब शुक्र जनक जो नलिका होती है ये भी आपके दो प्रकार की होती है, एक होती है नर जन्म कोशिका, ठीक है, नर जन्म कोशिका, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका, ठीक है, दूसरी क्या होगी, सर्टोली कोशिका। अब देखो ये जो नर जन्म कोशिका होगी ये क्या करेगी, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, और ये सर्टोली कोशिका जो होगी जहां पे ये मेल गैमेट का निर्माण होगा तो इस मेल गैमेट को पोषण प्रोवाइड करने का कार्य करेगी। तो यहाँ पे जो वृषण के दो कार्य लिखिए तो आप क्या लिखोगे कि नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, ठीक है, साथ साथ नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करना। इसके दो फंक्शन होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो प्राथमिक अंग है इस प्राथमिक अंग के द्वारा मेल में, ठीक है, मेल में क्या होता है, हार्मोन्स का स्रावण होता है। मेल में आपके दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल के अंदर जो किशोर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, लाता है। इसके साथ एंड्रोजन जो हार्मोन्स होगा वो क्या करेगा, इस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में हेल्प करेगा, ठीक है। जो नर जन्म कोशिकाओं के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है तो इसमें मेल गैमेट बनाने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। कभी कभी जो सर्टोली कोशिका आती है यानी कि शुक्रजनक नलिका दो प्रकार की, नर जन्म कोशिका, सर्टोली कोशिका, तो ये सर्टोली कोशिका पे कभी कभी आपके शॉर्ट में भी और कभी कभी लॉन्ग में भी टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वृषण के शुक्र नलिकाओं में अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु को कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। आप देखो जब आप क्या पढ़ते हो, शुक्र जनक की क्रिया, ठीक है, आप युग्मक जनन की जो क्रिया देखते हो तो जो युग्मक जनन होता है दो प्रकार का होता है, शुक्र जनन और अंड जनन, ठीक है। क्या देखते हो, जो युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है। तो अब युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है बेटे दो प्रकार की होती है, एक आप देखते हो शुक्र जनन, शुक्र जनन, और दूसरा होता है अंड जनन, ठीक है। अब शुक्र जनन में आप देखोगे क्या, इसमें आप शुक्र जनन में ये देखते हो कि जब पहले अर्धसूत्री, ठीक है, क्या होता है, पहले अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री से अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड होता है। तो अर्धसूत्री सेकेंड से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, उसके बाद इसका कायांतरण की क्रिया होती है, ठीक है। क्या होता है कायांतरण, तो कायांतरण यानी कि परिवर्धनशील शुक्राणु यानी कि पूरे विकसित शुक्राणु का निर्माण यानी पोषण देने का अगर कोई कार्य करेगा तो वो करती है सर्टोली कोशिका, और सर्टोली कोशिका को अवलंबन कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके भी एग्जाम में आए तो आपको ये भी क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। अब जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो टोपीनुमा भाग पाया जा रहा है और टोपीनुमा भाग के ऊपर जो एक्रोसोम का आवरण है, और ये जो एक्रोसोम का आवरण बना है गाल्जी काय से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, अब ये टोपीनुमा भाग है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एक्रोसोम, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम का जो निर्माण हुआ है ये निर्मित है गाल्जी काय से। आपने गाल्जी काय के बारे में पढ़ा होगा कि गाल्जी काय जो होते हैं एंजाइम को स्रावित करते हैं, ठीक है। गाल्जी काय को आप गोल्गी बॉडी भी कहते हो। गोल्गी बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि कैमिलो गोल्गी नामक एक वैज्ञानिक थी जिन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब ये एक्रोसोम गाल्जी काय से निर्मित है। अब ये गाल्जी काय से जब निर्मित है तो ये क्या करते हैं, एंजाइम का स्रावण करते हैं, ठीक है। किसका स्रावण करेंगे, एंजाइम का स्रावण। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, जब जैसे ही शुक्राणु, ये क्या करेंगे, शुक्राणु को, ठीक है, शुक्राणु को कहाँ पे, ओवम के अंदर, ठीक है, ओवम के अंदर क्या करने, भेदने में, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो प्रवेश करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी है। तो क्या लिखोगे, शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्र के ऊपर एक टोपी की समान रचना एक्रोसोम पाई जाती है। अब जो स्पर्म है, स्पर्म की जो शीर्ष भाग में केंद्र के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका केंद्रक भी पाया जाएगा। अगर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे,
क्रोमोसोम भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? क्रोमोसोम भी होंगे। अब क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, और डीएनए है तो डीएनए के अंदर क्या होंगे? जीन होंगे। ये चीज आपको पता है। ठीक है, आपने चैप्टर 5 पे ये पढ़ा होगा कि जो वंशागतिता विविधता का सिद्धांत है, जिनमें आप विकार के बारे में पढ़ते हो। एक आनुवंशिक विकार होता है, एक गुणसूत्री विकार होता है जो म्यूटेशन की वजह से होता है, जीन म्यूटेशन यानी कि जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है, और एक गुणसूत्री विकार होता है जो कि हमारे क्रोमोसोम की संख्या या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे जब आप किसी न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होंगे डीएनए, डीएनए के अंदर होंगे जीन। लेकिन नहीं, मानव की बात कर रहे हो तो मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जीन होते हैं वो ढेर सारे जीन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमारे आंखों का जीन, जो हमारे आंख का रंग है उसका जीन, हमारे बाल के रंग का जीन। ठीक है, हमारी जो स्किन है, जो हमारी पूरी स्किन का जो कलर है, बहुत लोग गोरे होते हैं तो उसमें जीन कौन सा पाया जाएगा? गोरे वाला। कुछ लोग गोरे और मतलब सांवले के होते हो तो उसमें अलग प्रकार का जीन। तो यहाँ पे जो जीन की संख्या होती है वो अलग अलग बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर पूरे स्ट्रक्चर की आप बात कर दोगे कि जीन की जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर देखो जीन का कुछ ऐसे ही होता है। जो हमारे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अब मानव के अंदर जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 46 है। और जो 23वां गुणसूत्र होता है वही क्या करता है? लिंग निर्धारण की क्रिया को पूरा करता है। अब ये क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम में आप देखोगे, मान लो कि ये किसके हैं? फीमेल के, एक्स है। ठीक है, क्लियर? आप देखोगे इस क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। डीएनए कैसा होगा? डबल हेलिक्स डीएनए होगा। और यहाँ पे भी डीएनए क्या होगा? पाया जाएगा, और ये भी डीएनए क्या होगा? डबल हेलिक्स डीएनए होगा। ठीक है, अब इस डीएनए के ऊपर होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसमें जो क्रोमोसोम होंगे उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्रोसोम के महत्व को पूछ रहा है तो क्या बताओगी कि ये एक्रोसोम पाई जाती है और इससे स्रावित हाल्यूरेडिन, ठीक है, हाल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के द्वारा हाल्यूरोनिडेज एंजाइम स्रावित होता है, जो मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है, और जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उससे निषेचित कर सके। कभी आपको ये डायग्राम भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये तो आपके गुणसूत्र हो गए। आप ओवम का डायग्राम देखते हो, देखो ये ओवम होता है। ठीक है, ओवम की 2 लेयर होती है। ये जो लेयर होगी, ठीक है, ये लेयर जो होगी, इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलोसिडा। ठीक है, अब इस जोना पेलोसिडा के बाहर एक लेयर और होती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। देखो ये वाली क्या है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? इनके अंदर तो क्या पाए जाएंगे? आपके गुणसूत्र पाए जाएंगे ना। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब क्या होगा? जैसे वीर्य सेचन की क्रिया हुई, वीर्य सेचन की क्रिया के बाद जो इस मेल गैमेट्स होगा वो मादा के कहाँ आएगा? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में कहाँ आएगा? तुम्बिका के पास। तुम्बिका के पास जहाँ पे क्या होगा? अंडाणु वहां पे उपस्थित होगा। अब ये ढेर की संख्या में क्या करते हैं? इसके चारों ओर, ठीक है, ढेर की संख्या में क्या करते हैं? चारों ओर। लेकिन इनमें से एक ही जो होता है वो इस जोना पेलोसिडा की जो लेयर होती है उसको भेद कर अंदर क्या करेगा? घुसने का कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे ही इस लेयर में घुसेगा, ये जोना पेलोसिडा की लेयर में प्रवेश किया। प्रवेश कैसे करता है? जो एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम स्रावित हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे ये अपने एंजाइम को क्या करेंगे? स्रावित करेंगे, और एंजाइम को स्रावित करके इस लेयर के अंदर क्या करेंगे? घुसेंगे, और घुसने के बाद जोना पेलोसिडा की जो लेयर होती है ये आपकी जब तक क्लीवेज होता है ना, क्लीवेज तक ये बनी रहती है, ये कभी नहीं हटती, लेकिन इसको क्या होती है? बाद में खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफीन पुट्टिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। अब यहाँ पे देखो अंड जनन की आपने क्रिया पढ़ रखी होगी। अंड जनन की क्रिया के द्वारा
फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब चाहे आपका मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब देखो, आपको ये पता होगा कि जो एक लड़का और एक लड़की में थोड़ा सा आपको चेंज होता है। चेंज आपको क्या दिखाई देते हैं कि एक होती है द्वितीयक लक्षण। ठीक है, जैसे ही अगर यहाँ पे गर्ल्स की बात करोगे, बॉयज की, ठीक है, इधर एक लड़का ले लो, ठीक है, अब इधर एक लड़की की बात करोगे। यहाँ पे देखो, जो लड़की होती है, किसी भी लड़की की एक निर्धारित टाइम नहीं है कि इसमें किशोरावस्था कब आएगी। हालांकि हम इसको मान लेते हैं 13 से 14 वर्ष। ठीक है, क्या होता है 13 से 14 वर्ष, लेकिन ये हमारे क्या होती है, खान पान। जैसे ही 13 से 14 वर्ष आती है, ठीक है, और इसी तरह पुरुष में भी क्या ले लो, 14 वर्ष ना, 14 वर्ष की एज में जब क्या करेगा, बॉयज की एज पहुंचेगी तो उसकी क्या आती है, किशोरावस्था। अब इस किशोरावस्था में क्या होता है, इनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। बदलाव आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे जैसे ही चाहे एक लड़का है चाहे एक लड़की है, इनमें GnRH हार्मोन्स का रिलीज होता है, जिसको आप बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, ये कार्य करता है हाइपोथैलेमस पे। किस पे कार्य करेगा, हाइपोथैलेमस पे। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि पे कार्य करेगा तो ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होगी ये कार्य करेगी पीयूष ग्रंथि पे। किस पे, पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड से। अब जैसे ही मास्टर ग्लैंड पे ये कार्य किया तो मास्टर ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन्स का रिलीज होता है। एक होता है आपका LH और एक होता है FSH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दोनों प्रकार की जो दोनों प्रोसेस होती है, एक लड़का और लड़की दोनों में होती है, या मेल या फीमेल दोनों में पाई जाती है। लेकिन आपको एक चेंज क्या देखने के लिए मिलता है कि जो मेल के अंदर मेल गैमेट का यानी कि जो इसकी किशोरावस्था आती है, इनके जो द्वितीयक लक्षण स्टार्ट होते हैं तो वो किशोरावस्था में होते हैं। यानी कि जिसमें शुक्र जन्म की क्रिया स्टार्ट होगी वो क्या होगी, किशोरावस्था में स्टार्ट होती है, यानी कि जब उसकी 13 से 14 15। देखो ये सारे हमारे खान पान पे असर पड़ता है कि हमारा खान पान क्या है। ठीक है, लेकिन गर्ल्स में क्या होता है कि ये जो अवस्था होती है, यहाँ पे जो अंड जनन की क्रिया होती है यानी अंडाणु का निर्माण होता है, वो जन्म से पहले ही हो जाता है। जन्म से पहले कब होता है, जब कोई लड़की किसी माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में, ठीक है, जब वो क्या है भ्रूण अवस्था में है, तो भ्रूण अवस्था में ही वहां पे प्राथमिक अंडक का निर्माण हो चुका रहता है। जैसे ही प्राथमिक अंडक का निर्माण होने ही वाला होता है कि वहां पे उस लड़की का क्या होता है, जन्म यानी कि प्रसव की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और वहां पे जो प्राथमिक अंडक बना, प्राथमिक अंडक का जो आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में होता है, और अर्धसूत्री सेकेंड जो विभाजन होता है जब लड़की की किशोरावस्था स्टार्ट होती है तो वहां पे होता है। लेकिन यहाँ पे जब लड़की की किशोरावस्था होगी वहां पे भी जो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता। पूरा कब होता है, जब वो अंडो ओव्यूलेशन की क्रिया हुई, ओव्यूलेशन की क्रिया द्वारा वो कहाँ पहुंचेगा, एम्पुला में पहुंचेगा। एम्पुला में पहुंचने के बाद जब वहां पे एग आएगा, ठीक है, क्या आएगा, जब शुक्राणु आएगा, जब शुक्राणु और अंडाणु का जब वहां पे मिलन होगा तब जाके वहां पे उस एग का अर्धसूत्री विभाजन जो होगा सेकेंड वो पूरा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिन पुट्टिका फटकर द्वितीय कंडक को अंडाशय में मोचित करता है। अभी कब होगी, जब किसी लड़के की किशोरावस्था आएगी, इनमें सब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावण होगा, हाइपोथैलेमस पे कार्य करेगा, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगी, मास्टर ग्लैंड क्या करेगी, LH और FSH पे काम करेगी। अब LH और FSH क्या करेंगे, इनके द्वारा हार्मोन्स का स्रावण होगा। हार्मोन कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होगा, जिससे कि जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ होता है तो फिर वहां पे अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन की एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर भी वहां पे वो जो क्रिया होगी वो आधे में होगी, पूरी में नहीं हुई होती। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, द्वितीय अंडाणु कोशिका के ग्राफिन पुट्टिका से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या डिंबोत्सर्ग कहते हैं। यानी कि वह अवस्था जब क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्राफिन पुट्टिका से फटकर, ठीक है, जो एग होगा ग्राफिन पुट्टिका से फटकर कहाँ जाएगा, द्वितीय अंडक को अंडाशय से मोचित करता, वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। हिंदी में क्या बोलते हो, अंडोत्सर्ग। आपके किसी भी महिला के अंदर आपके होते 8 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, 8 चक्र। 8 चक्र की जो अवस्था होती है वो 3 अवस्था होती है। एक होती है आपकी स्रावित अवस्था,
ठीक है, क्या होती है, स्रावित अवस्था। ठीक है, स्रावित अवस्था के साथ साथ दूसरी आपकी आती है अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है, क्या आएगी, अंडोत्सर्ग की अवस्था। और तीसरी आती है मासिक अवस्था। ठीक है, जिसको आप मासिक धर्म भी कहते हो, पीरियड्स भी कहते हो, एमसे भी कई कई आप नाम से मैं जानते हो, या रजो धर्म भी कहती हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपकी स्रावित अवस्था होती है, यहाँ होता है एलएच और एफएसएच हार्मोन्स का स्रावण। और इस क्रिया में अंडोत्सर्ग में 14वें दिन, यानी कि ये जो क्रिया होगी ये मासिक अवस्था के पीरियड्स के जो 6 से, या 6 छोड़ो आप बोलो 10 से 12वें दिन, है ना, किस दिन होगी, 10 से 12वें दिन या 6 से 12वें दिन तक होगी। कितने, क्योंकि देखो अलग अलग लोग में अलग अलग टाइम भी होती है। अब यहाँ पे जो ओव्यूलेशन होगा वो 14वें दिन होता है। जब मासिक धर्म समाप्त हुआ तो पीरियड्स की 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग, यानी कि यहाँ से जो अंडाशय से जो ग्राफिन पुटक होगा, ग्राफिन पुटक फटेगी और वहां से एक जो अंडाणु होगा वो कहाँ जाएगा, एम्पुला में जाएगा। तो फटेगी कैसे, जब एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तब। जैसे ही इस हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, अभी हार्मोन्स क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के को स्रावण करेगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावित होगा, वहां पे जो अर्धसूत्री सेकेंड होगा वो भी अर्धसूत्री सेकेंड पूरा नहीं होगा, आधा ही होगा, और आधे पे ग्राफिन पुट्टिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग। बाकी 14वें से लेके जो हमारा एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म की अवस्था को आप क्या बोल दोगे, पूरे को आर्तो चक्र। ठीक है, नेक्स्ट आर्तो चक्र में एलएच सर्ज की महत्ता बताइए। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसकी महत्ता क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे, आर्तो चक्र के मध्य में एलएच सर्ज अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। यानी कि जो पहली अवस्था है आर्तो चक्र की, जो प्रथम फेज है उसमें, जिसमें एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है, स्रावण हो रहा है, तो जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स स्रावित होगा तो वहां पे वो अंडोत्सर्ग की यानी कि ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रेरित करेगा। और जैसे ही ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रेरित कैसे करेगा कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का के लेवल को बढ़ा देगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को आप बोलते हो प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि जब तक कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए, यानी कि उस हार्मोन्स का स्रावित होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो स्रावित नहीं होगा तो जो बेबी होगा वो ठीक तरीके से नहीं होगा, या जो बोलते हैं गर्भपात हो गया, कुछ भी कई नाम उसको आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। कभी कभी आपके फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग पर टिप्पणी भी करने के लिए आता है। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो फर्टिलाइजिंग तथा जो एंटी फर्टिलाइजिंग होती है ये निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है। ठीक है, निषेचन से पूर्व यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से पहले की क्रिया होती है। तो निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण होता है या करता है। ठीक है, यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। यहाँ पे जो हमने अभी बात की कि यहाँ पे जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के द्वारा जो एंजाइम स्रावित हो रही है, तो एंजाइम की हेल्प से जो स्पर्म है वो कोरोना रेडिएटा को जो लेयर को भेदने का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो उस एक्रोसोम के एंजाइम का कार्य हुआ कि उसने क्या किया, भेद कर अंडाणु के अंदर प्रवेश किया। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में दोनों में फ्यूज कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अंडाणु है ये भी एन है और शुक्राणु ये भी एन है, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी, 23, क्योंकि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में आप क्या देखते हो कि 46 है और यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है। मेल का क्या होता है, फीमेल का XX और मेल का XY। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पुरुष ने अपने क्या दिया, एक गुणसूत्र को दिया है और महिला ने अपने एक गुणसूत्र को दिया, पुरुष ने भी अपने X गुणसूत्र को दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, XX। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 23 संख्या में कितने हो गए, 23। तो यहाँ पे ये भी क्या है, यन है। अब जब ये क्या बने, दोनों 2n बन रहे हैं, तो 2n बनने की क्रिया हो कैसी रही है, तो यहाँ पे जो ये अंडाणु होता है ये क्या करता है, फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है। कब करता है, निषेचन क्रिया से पूर्व, जब अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं होता उसके पहले ही ये फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है। और ये फर्टिलाइजिंग क्या करता है, जो शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही पे क्रिया करता है।
ठीक है। जो शुक्राणु की सतह होती है, तो शुक्राणु की सतह पे एंटी फर्टिलाइजिंग नामक एक ग्राही होती है, उस ग्राही पे क्या करेगा, ये वर्क करेगा, और जिसके फलस्वरूप दोनों में क्या हो जाता है, आसंजन हो जाता है। आसंजन का मतलब फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद क्या बने, जाइगोट, यानी कि n+n क्या बन गए, 2n बन गए। जैसे ही 2n बनते हैं तो 24 हावर्स बाद यहाँ पे क्लीवेज की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज को आप बोलते हो विदलन, यानी कि आप एक विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन को देखते हो, जिसमें कि आकार में छोटे होते हैं, संख्या में बड़े। ठीक है, आकार में छोटे होंगे और संख्या में बढ़ते जाएंगे। 2 4 6 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कोरक पुटी, कोरक खंड, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमेर, यानी कि एक विशेष अलग अलग प्रकार की क्या आएगी, संरचना आएंगी। जब वो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में आएगा, ब्लास्टुला की अवस्था में आएगा, तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा, रोपण होगा। ठीक है, तो ये भी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करने हैं, एकदम पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो नर होता है, तो जो मानव होता है, मानव में जो उदर गुहा के बाहर जो उसका टेस्टिस क्यों होता है, रीजन क्या होता है उदर गुहा के बाहर होने की वजह से। आपको पता है कि जो मानव है, ठीक है, मानव की जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु बनने के लिए, ठीक है, किसके बनने के लिए, शुक्राणु को बनने के लिए है ना, क्या करोगे, शुक्राणु को बनने के लिए जो टेम्परेचर होगा वृषण कोश का, वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तब जाके यहाँ पे मेल गैमेट का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, मेल गैमेट का निर्माण। ठीक है, तो बाहर क्यों होते, रीजन क्या है, देखो, नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। नर मानव में जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर वृषण कोश में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है और उतना ही टेम्परेचर हमारे स्क्रोटम का होता, वृषण कोश का होता, तो वहां पे शुक्राणु निर्माण की यानी शुक्र जनन की जो क्रिया है वो क्रिया नहीं होती। इसीलिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, जो टेम्परेचर होता है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। देखो, ये जो टेस्टिस है ये पहले से नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब एक शिशु का जन्म हो रहा है, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट मिल रहे हैं, जाइगोट बन रहे हैं, तो ये चीज तो निर्धारित तो हो जाती है कि पुरुष ने अपने कौन से एक्स को दिया है कि वाई को दिया है। भाई मेल फीमेल के पास तो दोनों एक्स है, वो तो अपना एक्स देगी, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, पुरुष पे करता है कि वो अगर अपना एक्स देगा तो लड़की होगी, वाई देगा तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जन्म प्रसव के पूर्व, ठीक है, जन्म से पूर्व यानी कि 9 मंथ अगर किसी भी एक लड़के का, शिशु का, ठीक है, एक लड़का का क्या हो रहा है, 9 मंथ माँ के गर्भ में पल रहा है, लेकिन जब जन्म से पहले अवस्था आएगी तो जन्म के समय क्या होगा, जो उसका टेस्टिस होगा वो मूल स्थान से हटकर, ठीक है, जो उसका मूल होगा उस मूल स्थान से हटकर कहाँ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। और वृषण कोश में आने की वजह से इनका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, जो कि ये टेम्परेचर परफेक्ट होता है मेल गैमेट के निर्माण में या शुक्र जनन की क्रिया में के निर्माण में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदलन को परिभाषित कीजिए और विदलन एवं समसूत्री कोश का विभाजन में अंतर कीजिए। देखो, यहाँ पे आपको क्या करने, विदलन को परिभाषित करने हैं, साथ साथ विदलन और समसूत्री कोश का विभाजन। देखो, विदलन में आप क्या देखोगे, विदलन को आप बोलते हो इंग्लिश में क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज तो जो होता है ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन के जैसा ही होगा। जैसे समसूत्री विभाजन में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अगर कोई पेरेंट सेल है, ठीक है,
समसूत्री विभाजन में अगर मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपकी क्या है, मदर सेल है। ठीक है, क्या है, मदर सेल। अब मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 2n है। तो यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन को आप देखते हो तो समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है जितनी मदर सेल में होती है उतनी क्या होती है, डॉटर सेल में होती है। यानी कि गुणसूत्र में और संरचना में समान होती है। यहाँ पे अगर विभाजन होगा तो ये क्या होंगी, 2n होंगी, ये क्या होंगी, 2n होंगी, और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या भी कितनी होगी, 46। ठीक है, यहाँ पे भी 46। ठीक है, और वापस से भी अगर इनमें विभाजन होगा तो भी ये क्या होंगी, 2n, यहाँ पे भी 2n। ठीक है, यहाँ पे भी 2n होंगी और यहाँ पे भी 2n होंगी। यानी गुणसूत्र की जो संख्या होगी 46 ही होगी। कोई भी गुणसूत्र की संख्या में किसी भी प्रकार का चेंज यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन आप क्लीवेज में क्या देखेंगे, क्लीवेज में विदलन की जैसे ही प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ पे क्या बना, एक जाइगोट बना। ठीक है, क्या बना, जाइगोट। इसको भेज दो वहां पे ना। अभी जाइगोट जो बना है, ये जाइगोट जो होती है 2n। ठीक है, ये क्या है, 2n है। अब इनमें 24 आवर्स के बाद, कितने आवर्स के बाद, 24 आवर्स बीतेगा तो इनमें क्या होगी, विदलन की, यानी कि ये जो कोशिका है ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से बनेंगी 2 कोशिका। ठीक है, 2 से कितनी बनेंगी, 4 कोशिका। तो यहाँ पे संख्या बढ़ेगी लेकिन आकार क्या होगा, छोटा होगा। 4 से कितनी बनेंगी, 8 कोशिका। अब 8 कोशिका एक समूह में होंगी। ठीक है, 8 से कितनी बन जाएंगी, 16। अब इस 16 जो कोशिका होगी एक ठोस गेंदे के समान क्या बनाएगी, संरचना को बना लेगी। ठीक है, अब इस ठोस गेंदे वाली संरचना को बोलते हैं मॉरुला। और फिर 8 से कितनी हो जाएगी, 32। ये भी 32 वाली जो सेल होगी ये भी एक ठोस गोले। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से एक ठोस जो गेंदा होता है उस आकार की संरचना बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक विशेष प्रकार का चेंज होगा। तो देखो यहां से लेके 8 से लेके 2 से लेके 8 तक की जो संख्या होती है, फिर आप क्या बोलते हो, 8 से लेके 16 तक की अवस्था को बोलते हो मॉरुला। ठीक है, क्या बोलते हो, मॉरुला। ठीक है, हिंदी में बोलते हो तूतक। अब यहाँ पे एक अलग प्रकार का चेंज होता है। अलग प्रकार का चेंज आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हमने क्या बात की कि एंजाइम के द्वारा जो कोरोना रेडिएटा को वो क्या करिए, वहां पे कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है वो समाप्त हो जा रही है, लेकिन जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है वो बनी की बनी ही रह रही है। ठीक है, वो क्या रही है, अब तक ही चल रही है, वो कहीं भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ से जो 32 सेल वाला 32 कोशिकाओं का जो समूह होता है एक विशेष प्रकार का अपने आकार में चेंज कर लेता है। चेंज क्या करेगा कि कुछ कोशिकाएं जो होती है वो साइड साइड में आ जाती है और कुछ कोशिकाएं एक जगह क्या होती है, समूह बना के रह लेती हैं। ठीक है, क्या करेंगे, समूह बनाकर रहेंगे। अब इस वाले को बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और इस वाले समूह को बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास। और इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसेल कैविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसेल कैविटी। अब देखो इसी वाली जो अवस्था है, इस अवस्था का क्या होता है, अंतःरोपण की क्रिया, यानी कि इसका क्या होगा, रोपण। रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय में कहाँ, एंड्रोमेट्रियम के लेयर में जो मायोमेट्रियम होती है, तो मायोमेट्रियम में इस ब्लास्टुला का या ब्लास्टोमियर्स का क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा, रोपण होगा। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का रोपण होता है तो आपको एक विशेष प्रकार का चेंजिंग दिखता है। यहाँ की जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये अपने आकार में भी कुछ अलग चेंज कर लेती है। चेंज क्या करेगी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अपरा का निर्माण, अपरा के साथ साथ कुछ रक्त वाहिनी का निर्माण, और रक्त वाहिनी के साथ साथ जो ट्रोफोब्लास्ट होती है 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। 2 भाग कौन कौन से, एक हाइपोब्लास्ट, ठीक है, एक हाइपोब्लास्ट और एक एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट क्या करेगी, यहाँ पे हाइपोब्लास्ट क्या करती है, लेयर का जो मध्य लेयर, बाह्य लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन सारी चीजों का क्या करते हैं, निर्माण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे विदलन में क्या लिखोगे कि विदलन निषेचन के 24 घंटे बाद से युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बने, तो जाइगोट बनने की 24 घंटे के बाद ही जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन विदलन कहलाता है। यानी कि लगातार बढ़ती हुई संख्या लेकिन आकार में घटता हुआ, ठीक है, आकार में साइज में क्या होगा, कम होगा, और संख्या में क्या होगा, बढ़ा होगा, और इस सतत जो विखंडन होता है यही क्या कहलाता है, विदलन या क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, विदलन और समसूत्री विभाजन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से निम्नलिखित अंतर होते हैं आपको ये देखने हैं। ठीक है, देखो अब एक साइड आप क्या लिखोगे, विदलन को लिखोगे, और एक साइड आप समसूत्री विभाजन को लिखोगे। देखो विदलन क्या होता है, विदलन युग्मनज में होता है। ठीक है, जो विदलन की क्रिया होती है ये किसमें होता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट में होता है। ठीक है, किसमें होगा, जाइगोट में। लेकिन यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। ध्यान देना, जो क्लीवेज होता है ये जाइगोट में, हमेशा जो क्लीवेज होगा वो जाइगोट में होगा। जाइगोट कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट में क्या होगा, हमेशा क्लीवेज होता है। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ये हमेशा दैहिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसमें अंतरावस्था छोटी होती है। अब ये जो अंतरावस्था होती है ये कितनी होती है, छोटी होती है। छोटी क्या होती है कि जैसे ही जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बनने के 24 आवर्स बाद यहाँ पे होने लगता है क्लीवेज। ठीक है, क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज होने के हम बोलते हैं कि निषेचन से लेके, यानी कि 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, आकार छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, रोपण। ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है, हम ये भी बोलेंगे कि जो क्लीवेज की अवस्था होती है, जो क्लीवेज की क्रिया होती है वो 7 दिन की होती है। यानी कि 1 हफ्ता के अंदर किसी भी एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, अंतरोपण हो जाता है। इसलिए जो क्लीवेज होता है या विदलन होता है, इसमें अंतरावस्था छोटी होती है, लेकिन इसकी अंतरावस्था लंबी होती है। जो माइटोसिस डिवीजन होता है ना, इसकी जो अंतरावस्था होती है ना, वो क्या होती है, लंबी होती है। आप इसके कई सारे फेज को देखते हो, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो इनकी जो अंतरावस्था होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, यानी कि बड़ी होती है। कैरियोकाइनेसिस में आप क्या देखते हो कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि जो न्यूक्लियस का हमेशा क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में आप क्या देखते हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखते हो, है ना। आगे क्या देखोगे, इसमें अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे जो विदलन की क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज की जो फेज है वो सबसे कम अंतराल की है। तो इनमें जो अंतरावस्था होती है, जो कम फेज 7 दिन ये जो अंतरावस्था होती है, इसमें केवल डीएनए का ही संश्लेषण होता है। अब डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसकी अंतरावस्था में डीएनए और कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण होता है। यानी कि माइटोसिस डिवीजन में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विदलन की क्रिया में कैरियोकाइनेसिस ही होगा, यानी कि केंद्रक का विभाजन ही होगा। ठीक है, आगे क्या देखोगे, अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती। जो ये अंतरावस्था होती है इनकी क्लीवेज की, तो इनमें सेल ग्रोथ नहीं करते। ठीक है, कोई भी जो उसकी सेल होगी, सेल में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। लेकिन अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि होती है। अगर आप ये माइटोसिस डिवीजन देख रहे हो, जो लंबे समय के अंतराल की अवस्था देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि ग्रोथ होती है। ठीक है, भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है, यह उगमनज के आकार का ही बना रहता है। साथ साथ जो भ्रूण होगा ना, जो हम क्या बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर जो भ्रूण का क्या हो जा रहा है, रोपण हो जा रहा है। 7 दिन के जैसे ही निषेचन की क्रिया हुई, मेल और फीमेल दोनों फ्यूज किए, फ्यूज होने के जाइगोट बना, तो 7 दिन के अंदर एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी 7 दिन के अंदर जो गर्भाशय के अंदर जो मायोमेट्रियम की लेयर होती है, वहां पे उस भ्रूण का रोपण हो जाता है और वहां पे सगर्भता आ जाती है। ठीक है, ये हम बोलते हैं कि जो महिला वो क्या हो चुकी है, गर्भ धारण कर चुकी है। 7 दिन के अंदर ये चीज पता लग जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे जो इसका एम्ब्रियो होगा, क्लीवेज के दौरान जो एम्ब्रियो होगा, इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो जाइगोट का क्लीवेज हो रहा है वो संख्या में बढ़ रहा है और आकार में क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार में भी वृद्धि होती है। और यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे संख्या भी बढ़ती है और आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे ना तो आकार में वृद्धि होती है, बस संख्या में क्या होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आकार इनका युग्मनज के आकार का ही बना रहता है। ठीक है, तो कभी भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए, विदलन की परिभाषित कीजिए, तो 1 नंबर में भी आते हैं। और यही चीज आपसे पूरे डिटेल भी पूछी जाती है। डिटेल में क्या पूछा जाएगा कि कभी कभी आएगा कि विदलन को परिभाषित कीजिए, उसके साथ साथ इसको डायग्राम संरचना के सहित, ठीक है, चित्र के द्वारा आपको दर्शाना भी होगा। तो आपको जाइगोट का चित्र बनाना होगा, जो क्लीवेज की जो अवस्था होती है उस अवस्था के एक एक डायग्राम को क्या करना होगा, आपको बनाने पड़ेंगे। तो अभी भी नहीं आता है तो बनाना क्या करो, सीख जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट, अपरा की परिभाषा दीजिए। अपरा को बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा पाई कहा जाती है, ये क्या होती है, एक झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होगी, मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये माता की, ठीक है, माता और गर्भ की, ठीक है, सॉरी भ्रूण की, ठीक है, माता और भ्रूण की रक्त वाहिनी को, ठीक है, किसको, रक्त वाहिनी को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करेगी, रक्त वाहिनी को जोड़ने का, क्या करेगी, जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो अपरा वह संरचना है, ठीक है, अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मातृक गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। आपको यह भी ध्यान देना है कि जो प्लेसेंटा होती है सिर्फ जरायुज में पाई जाती है। जरायुज क्या होते हैं, वेजयुज जो बच्चे देने वाले होते हैं। अंडयुज क्या होते हैं, वेजयुज जो अंडे देने वाले होते हैं, है ना। तो जरायुज मानव क्या है, अंडयुज है, जरायुज तो आप क्या बोलोगे, जरायुज है, क्योंकि जो मानव है वो क्या है, बच्चे देने वाला प्राणी है। तो यहाँ पे जितने भी जरायुज होते हैं, और जरायुज में कौन, अस्तनी, ठीक है, जरायुज में कौन होगा, अस्तनी होगा। तो अस्तनियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मातृ गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है और भ्रूण बाह्य कला के प्राकृतिक या उद्गम के आधार पर अपरा पीतक कोष जैसे मेटाथीरिया या मार्सोपेलियस, कैरियलेंटोइक तथा जरायु प्रकार के होते हैं। अभी जो अपरा होते हैं, यानी कि जो स्तनियों में अपरा पाए जाते हैं, ये कैसे होंगे, मेटाथीरिया होगा या कैसा होगा, मार्सोपेलियस होगा या कैरियलेंटोइक होगा या जरायु प्रकार का होता है। ठीक है, अब आपको एक पता है एमनियोटिक गुहा, ठीक है, उल्ल भेदन की क्रिया देखते हो। उल्ल भेदन की क्रिया में आप देखते हो कि एक भ्रूण है, ठीक है, ये एक झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर क्या है, भ्रूण कवर है। ठीक है, तो इस एमनियोटिक द्रव्य के द्वारा ये पता किया जाता है कि ये जो भ्रूण है ये इसका लिंग की जांच, ठीक है, ये लड़का है या लड़की है, या इसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होगा, जो आप देखते हो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, तो यहाँ पे इस विकार का पता लगाया जाता है। तो क्या किया जाएगा, इस विकार का पता जब लगाया जाएगा तो शिशु को गर्भ में ही पल रहा है तो वहां पे मेडिसिन के बेस पे क्या किया जाता है, दवा चलाई जाती है जिससे कि विकार क्या हो, ठीक हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी विकार होते हैं जो वंशागत होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, जो कि दवा से भी ठीक नहीं किया जाता। एग्जाम्पल क्या होता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता। अगर कहीं भी उस व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसमें कहीं भी उसके बॉडी पार्ट में उसको चोट लगी तो उसका ब्लड जो का स्राव होता है वो रुकता नहीं, बहता रहता है, बहता रहता है, और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो हीमोफीलिया होती है वो क्या होती है, वंशागत बीमारी होती है। और एक चीज भी आपको ये पता है कि जो माता के लक्षण होते हैं वो पुत्र में जाते हैं और पिता से लक्षण जो होते हैं वो पुत्री में जाते हैं।
ठीक है, जो कि आप वर्णांतता में पढ़ते हो, होमोफिलिया में पढ़ते हो कि अगर एक सामान्य पुरुष है और एक वाहक स्त्री है, इन दोनों के बीच जब एक शादी कराई जाएगी तो इनकी जो यौवन पीढ़ी होगी वो कैसी होगी। या एक जो पुरुष होगा वो हीमोफीलिया से ग्रसित है लेकिन महिला सामान्य है तो इनकी यौवन पीढ़ी कैसी आएगी। तो ये सारी चीजें आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखी होगी। ठीक है, क्लियर। बाकी जितने भी बच्चे नहीं पढ़े हैं वो आगे भी क्या कर लेंगे, इस वीडियो को क्या करेंगे, वो देख लेंगे। ओके, अब यहाँ प्लेसेंटा का कार्य पूछ रहा है तो अपरा देखो मेन कार्य क्या होता है। जो अपरा होगा यहाँ पे जो ये भ्रूण है, ठीक है, यहाँ पे जो अपरा होगी, ये जो अपरा होती है, ठीक है, ये भ्रूण की क्या है, ये होती है रक्त वाहिनी। ठीक है, अब इस रक्त वाहिनी में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब इस भ्रूण के अंदर पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पोषण प्रदान करने के साथ साथ अब पोषण कहाँ से मिलेगा, क्योंकि माता के द्वारा जो भी कुछ खाया जाएगा वो पोषण कहाँ जाएगा, शिशु में यानी कि भ्रूण में जाएगा। तो ये कौन प्रदान करेगा, ये अपरा की जो लेयर होती है यही करेगी। ठीक है, साथ साथ ये जो अपरा होती है ये ऑक्सीजन गैस अंदर भेजती है, क्योंकि शिशु को ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो ये ब्लड के द्वारा, क्योंकि रक्त का कार्य होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है, ब्लड का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। हमारे शरीर में कौन से गैस है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये अपरा क्या करेगी, इस भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करेगी। साथ साथ ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी कार्य करेगी। ऑक्सीजन अंदर ले जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। इसके साथ साथ इनके जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ को भी ये जो अपरा होता है ये बाहर निकालने का कार्य करेगा। कहाँ निकालने का कार्य करेगा, इस रक्त वाहिनी के द्वारा। अब जब माता की रक्त वाहिनी में भ्रूण का उत्सर्जित पदार्थ आएगा तो ये माता के शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेन बोलोगे कि अपरा जो होता है उसका मेन कार्य होता है पोषण प्रदान करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, इसके साथ साथ ही उत्सर्जित पदार्थों को भी बाहर निकालना। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाई हूँ आप सारे क्वेश्चन को सीरियस होकर आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिर मैं आऊंगी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आप सभी लोग इसको ये नहीं कि एक बार देख ली, कम से कम 2 से 3 बार इसको आपको देखना है। और डायग्राम बनाने नहीं आ रहे हैं तो डायग्राम बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।